हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने शुक्र वाला पोर्शन कवर किया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे गर्भ के बारे में, मतलब जो 9 मंथ में बेबी में क्या क्या डिवीजन होते हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गर्भ विकास में त्रिदोष एवं महाभूतों की भूमिका। मतलब उसमें त्रिदोष और महाभूतों की क्या भूमिका होती है। त्रिदोष कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। और महाभूत कौन से होते हैं? हमारे पंच, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनकी क्या महत्वता होती है एक एम्ब्रियो में। तो सबसे पहले गर्भ के विकास में भूतों का क्या योगदान है, इसका युक्तिवर्ग व संहिता ग्रंथों में प्राप्त होता है। जो ये वाला श्लोक है, ता चेतना वस्थितम वायुर्विवर्ति तेज एवं पचती आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति ए विवर्धिता सा यदा हस्तपाद जीवा ग्राण नितंब विधि भिंगेरो पेस्तदा शार्मिति संज्ञा लभते। ये वाला श्लोक आपको याद करना ही है पूरा, ठीक है, ये लर्न करना है आपको। इसका अर्थ क्या दे रखा है नीचे। गर्भ विकास में महाभूतों के व्यापार का वर्णन करते हुए सुश्रुत लिखते हैं कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति और विकारों से युक्त शुक्र व शोणित गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ जो होता है वो हमारा आत्मा से, आत्मा प्रकृति और उसमें क्या होते हैं? विकार होते हैं। शुक्र व शोणित स्पर्म और ओवम से फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? गर्भ बनता है, ठीक है। चेतना से युक्त उस गर्भ में, चेतना किसे बोलते हैं हम? आत्मा को, ठीक है। चेतना से युक्त उसमें उस गर्भ में शरीर की उत्पत्ति एवं पुष्टि में प्रत्येक महाभूत का विशिष्ट कर्म होता है, ठीक। आत्मा में क्या प्रेजेंट होता है? जो महाभूत होते हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वायु इसमें दोष धातु एवं अंग प्रत्यंग का विभाग करता है, ठीक है। वायु इसमें क्या करती है? दोष धातु एवं अंग प्रत्यंग का विभाग करती है। धातुएं कितनी होती है हमारे उसमें? आयुर्वेद में 7 मानी गई है, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक, विभाग करता है। उन्हें विभिन्न आकृतियां प्रदान करता है। तेज क्या होती है हमारी? अग्नि होती है, ठीक है। वायु क्या हो गया? दोष हो गई। और तेज क्या हो गया इसमें? अग्नि हो गई। पाक अर्थात एवं एक वस्तु के अन्य वस्तु के रूप में प्रणीत करने में कार्य करता है। अब जो आ गया जल आ गया। दो हमारे हो गए, वायु हो गई, अग्नि हो गई। अब क्या आ जाता है? जल आ जाता है। जल क्या करता है? शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है एवं इस क्लेद के द्वारा ही वायु और अग्नि के प्रभाव से होने वाली शोषण से शरीर की रक्षा भी करता है। जल का क्या काम है? क्लेदन करना शरीर में। अब उसके बाद आ जाता है पृथ्वी। पृथ्वी इसमें कठिनता यानी कठोरता उत्पन्न करती है। जो हमारा शरीर जिससे क्या होता है? स्टेबल होता है, उत्पन्न करती है, अर्थात शरीर अवयव के निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करता है। अब आ जाता है हमारा आकाश। आकाश क्या करता है? अवकाश प्रदान करता है, आकार वृद्धि करता है एवं वायु तथा अग्नि की क्रिया में बनने वाले स्रोतों के आशयों के विस्तार के लिए इन्हें सर्वत्र अवकाश देकर शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि यानी शरीर को बल प्रदान करना। शरीर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? आकाश से, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए? गर्भ में पंच महाभूतों की क्या क्या महत्वता है। वायु से क्या है, जल से क्या है, अग्नि से क्या है, आकाश से क्या है और पृथ्वी से क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा गर्भ का मास अनुवांशिक विकास वृद्धि कर्म। मतलब जो 9 मंथ्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं बेबी में, सबसे पहले क्या बनता है, फिर और हार्ट कब बनता है, उसका कौन से मंथ में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रथम मास। इसमें जो श्लोक दे रखे हैं वो भी आपको याद करने ही है। तत् प्रथमे मासी कललम जायते, ठीक। यह गर्भ शुक्र शोणित के संयोग से पश्चात प्रथम माह में कलल के रूप में, कलल किसे बोलते हैं हम? झिल्ली को बोलते हैं, ठीक है। पतली सी झिल्ली जो होती है एकदम, के रूप में धारण करता है। दूसरा क्या है? द्वितीय मास यानी सेकंड मंथ में क्या होता है? द्वितीय शीतोष मानी लहर भिप्र पच्चे मानानाम महाभूतानाम संधातो धना संजायते। द्वितीय मास में क्या है? यह गर्भ शीत एवं ऊष्मा, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, शीत एवं ऊष्मा अर्थात वातादि दोषों से परिवृक्त होकर पंच महाभूत युक्त धनरूप हो जाता है। मतलब उसमें क्या आ जाते हैं? पंच महाभूत आ जाते हैं। यह गर्भधान यदि पिंड के आकार का हो तो पुरुष, पेशी के आकार का हो तो स्त्री एवं अर्बुद के आकार का हो तो नपुंसक समझना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे मास में गर्भ की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे मास में कितनी लंबाई हो जाती है, थर्ड मंथ में कितनी लंबाई हो जाती है, कितना बड़ा हो जाता है बच्चा, ठीक है। गर्भ की लंबाई कितनी हो जाती है? 1.5 इंच यानी 1.5। यह पिंड रूप मनुष्य की आकृति से मिलने लग जाता है। अब आ जाता है थर्ड मंथ में क्या होता है? तृतीय हस्पा शीर्षाम पच्च पिंडिका निर्वंतते। मतलब तीसरे मास में 2 हाथ, 2 पैर एवं सिर, इनके 5 उभार यानी दिखाई देने लगते हैं। ये इनके उभार दिखाई देने लगते हैं।
तीसरे मास में गर्भ की लंबाई कितनी इंच हो जाती है? 3 इंच। दूसरे मास में कितनी थी? 1.5। इसमें कितनी हो जाती है? 3 इंच। ठीक। और इसमें क्या होता है, अंग स्पष्ट रूप से, जो अंग होते हैं जैसे हाथ पैर, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी माह में जनेंद्रिय का भी विकास होने लगता है, अतः लिंग भेद आसानी से किया जा सकता है। इसमें मतलब क्या कहते हैं, लिंग भेद हम आसानी से कर सकते हैं, यानी गर्ल है या बॉय है, ठीक है, इसमें हम बता सकते हैं। कौन से? उसमें थर्ड मंथ में। अब आ जाता है चतुर्थ यानी फोर्थ मंथ में क्या होता है? चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागो प्रव्यक्तरो भवति। चतुर्थ मास में अंग प्रत्यंगों का विभाग स्पष्ट हो जाता है। जो भी अंग प्रत्यंग उसके हैं, हैंड्स, लेग, जो भी है वो अच्छी तरीके से दिखाई देने लगते हैं। इस माह में माता के दोहदनी कहते हैं, क्योंकि दोहद की उत्पत्ति हो जाती है। दोहदनी मतलब अब उसके पेट में क्या है? ऑलरेडी एम्ब्रियो है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। इस माह में गर्भ का हृदय अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, अर्थात जो हृदय हो जाता है वो दो हृदय कहते हैं इसको। इस माह में अधोशाखा को मिलाकर गर्भ की लंबाई कितनी हो जाती है? 15 सेंटीमीटर। आपको जो ये बताया जा रहा है कि जो इनकी लंबाई है वो आपको ध्यान से पढ़नी है कि फर्स्ट मंथ में कितनी, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी। फिर क्या है, क्योंकि वह गर्भ के आकार के लिए इच्छा करती है। उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करने लग जाता है धीरे धीरे, इसलिए उसको भी किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशियस की। इसलिए मदर को इस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होता है अपने हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके। अब ऐसा होता है कि अच्छा इच्छा पूर्ण नहीं करने पर गर्भ में विकृति आ जाती है। मतलब अगर जो मदर की जो खाने की न्यूट्रिशंस की डाइट है, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं लेगी तो बेबी में क्या होगा, मतलब उसमें विकार उत्पन्न होने लगेंगे, मतलब डिफिशियंसी होने लगेगी और रोग होने लगेंगे। ठीक है, इसके कहने का अर्थ ये है। अब आ जाता है हमारा पंचम मास, मतलब फिफ्थ मंथ में क्या होता है? पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। मतलब पांचवें मास में मन अति प्रबुद्ध हो जाता है। पांचवें मंथ में क्या होता है, जो मन होता है, हमारा हार्ट होता है, वो अति प्रबुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि गर्भ की गतिशीलता का अनुभव माता करने लगती है। मतलब उसे थोड़ा थोड़ा अंदर से, उसे बाहर से मदर को फील होने लगता है। गर्भ के सिर पर रोम व केश प्रकट होने लगते हैं। सिर पर मतलब हेड पे छोटे छोटे हेयर आने लगते हैं। ठीक है, इसी माह में गर्भ की रचना पर एक चिकना पदार्थ बनने लगता है। चिकना पदार्थ यानी उसकी स्किन धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। इस समय तक गर्भ की लंबाई कितनी हो जाती है? 23 सेंटीमीटर। ठीक। अब आ जाता है षष्ठ मास, या इसे हम बोलते हैं, इसका छोटा सा श्लोक है, षष्ठे बुद्धि। छठे महीने में बुद्धि का विकास यानी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। गर्भ की लंबाई कितनी हो जाती है? 1 फुट, 1 फुट। ठीक है। अब आ जाता है इस माह में नेत्र, पक्ष एवं भौ की उत्पत्ति होने लगती है। नेत्र यानी आईज का, और आई के ऊपर जो आईलिड्स है इनका डेवलपमेंट हो जाता है। अब आ जाता है 7 मंथ में सप्तमे सर्वांग प्रवृत्ति विभागो प्रवक्तर। 7वें मास में क्या होता है? संपूर्ण अंग प्रत्यंग का विभाग और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। मतलब वो और अच्छे से हैंड्स पे जो हमारे हेयर हैं, आईज पे जो आईलिड्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती हैं। नेत्र खुल जाते हैं यानी आईज ओपन हो जाती हैं। त्वचा का लाल वर्ण होकर ऊपर से सिलवटें पड़ जाती है, मतलब स्किन जो हो जाती है वो रेडिश रेडिश सी हो जाती है। गर्भ मानव रूप में आ जाता है। इस माह में 35 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी? 35 हो जाती है। और वजन कितना हो जाता है उसका? वेट कितना हो जाता है एम्ब्रियो का? 1.5 kg। ठीक है। अब आ जाता है हमारा अष्टम मास, यानी 8th मंथ में क्या होता है? अष्टमे स्त्री भवती ओज, यानी 8वें मास में ओज स्थिर हो जाता है। ओज किसको कहते हैं हम? इम्यूनिटी को। ठीक, ओज इज इम्यूनिटी। इस कारण इस माह में जन्म लेने पर शिशु जीवित नहीं रहता। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इस मंथ में अगर कोई बहुत बच्चे का मतलब क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है, तो वो जीवित नहीं रहता, मतलब वो डेथ ही पैदा होता है। संपूर्ण में त्वचा पर चिकने पदार्थ से ढकी रहती है। इस माह में गर्भ की लंबाई कितनी हो जाती है? 50 सेंटीमीटर। ठीक। अब आ जाता है नवम, 9 मंथ्स एवं दशम मास। नवम दशमे कादश द्वादश नाम यंत्र अस्मिने जायते, अर्थात 9वें 10वें और 11वें 12वें मास में किसी भी महीने में प्रसव हो जाता है, यानी डिलीवरी हो जाती है। ठीक, क्योंकि इस समय संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जितने भी इसके डेवलपमेंट है चाइल्ड के, 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक सारा डेवलपमेंट हो जाता है और वो उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक, अब ये हो गया हमारा अब आ जाता है गर्भ का पोषण।
गर्भ का पोषण, गर्भ क्रांति एवं गर्भ निर्माण के पश्चात प्रमुख कार्य गर्भ का पोषण है। उसके बाद जो गर्भ क्रांति मतलब गर्भ का कैसे निर्माण हुआ, उसके बाद जो भी कार्य किए जाएंगे वो क्या है, गर्भ का पोषण है। इस प्रक्रिया पर ही गर्भ की संपूर्णता निर्भर करती है। यदि सभी साधन उपयुक्त होते हुए भी पोषण कर्म उचित ना हो तो गर्भ परिवृद्धि रुक जाती है एवं पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाता, मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, उसे उसका जो शरीर है वो अधिक दृढ़ नहीं हो पाता, बल नहीं मिल जाता। अतः गर्भ पोषण कर्म तथा उस क्रम में भाग लेने वाले विशेष अवयवों का भी ज्ञान करना आवश्यक है। मतलब जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तो उसे कौन कौन से पोषण चाहिए, किस तरीके से वो हेल्दी बनेगा, क्या क्या उसके लिए सफिशिएंट है, तो वही क्या है उसके शरीर को पोषित बनाता है, उसके शरीर में वृद्धि लाता है, उसका ज्ञान होना भी हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस आधुनिक वैज्ञानिक को ही हम एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, मॉडर्न में ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है भ्रूण के बाह्य वर्ण का आकुर्मर भाग, भ्रूण के नीचे का गर्भकला प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें सिर्फ मॉडर्न में ही पढ़ना है, हम इसमें आयुर्वेद में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जातज प्रकृति, शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात व्यक्ति के पूर्ण विकास तथा गर्भज प्रकृति में अनेक प्रकार के भावों का प्रभाव पड़ता है, मतलब उसपे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। पहला आ जाता है जाति प्रसक्ता, व्यक्ति के जीति विषय यानी जाति विषय में जन्म लेने पर उस जाति का व्यक्तित्व के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है जाति। कुल में जिस कुल या परिवार में शिशु का जन्म होता है उस कुल की परंपराओं का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पे पड़ता है, मतलब किस सोसाइटी में किस फैमिली में वो बॉर्न हुआ है उसका प्रभाव पड़ता है। देश अनुपातिनी, मतलब संसार के विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के जीवन एवं स्वभाव में भिन्नता दिखती है, मतलब अलग अलग देशों के जो होते हैं, स्टेट के लोग होते हैं, उनके अलग अलग अनूप देश हो गए, जैसे जंगल देश हो गए, तो उनका बिहेवियर, उनका इफेक्ट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर है कालानुपातिनी, काल अनुपातिनी, मतलब प्रकृति व ऋतु नक्षत्र आदि की गति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऋतुओं का भी अब प्रभाव पड़ता है उसपे। फिर होता है वयो अनुपातिनी, सामान्य बल युवा वृद्ध अवस्था में अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अतिरिक्त भी दोषों की प्रबलता दिखाई देती है, यथा बलकारक में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात, स्तन में विशेष बाधाएं आती हैं। ये क्या दे रखा है कि बल जो हमारे शरीर में बाल, युवा और वृद्धा 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, इसका भी दोषों पे हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। 6 है प्रत्यात्म नियता, आत्म पूर्व जन्म के संस्कारों सहित शरीर में प्रवेश करती हैं, अतः पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा व्यक्ति में गुण एवं बहुत से अवगुण प्रकृति के विपरीत आते हैं। ये गुण और अगुण के बारे में बताया गया है इसमें। फिर आ जाता है देह प्रकृति। देह प्रकृति गर्भाधान के समय शुक्र एवं आर्तव में अथवा दोनों में जिस दोष की अधिकता ज्यादा होती है, मतलब गर्भाधान जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जिस दोष की अधिकता ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, वैसा ही गर्भ शरीर की प्रकृति का निर्माण होगा। मतलब वातज दोष ज्यादा है तो उसमें वो वातज प्रकृति का होगा, कफज दोष की प्रकृति ज्यादा है तो वो कफ दोष का होगा। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। देह प्रकृतियां 7 प्रकार पृथक दोषों के अनुसार होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एवं कफ प्रकृति। 3 प्रकार की दोषों के 2 संयोग से वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति द्वंद्वज होती है, जिसमें वात पित्त होते हैं या पित्त कफ होते हैं। त्रिदोष जो होती है, ठीक है, ये त्रिदोष 3 प्रकार की, समयोग 1 प्रकार की या त्रिदोष सम वात पित्त कफ आदम होती है। ठीक है, अब आ जाता है वात प्रकृति के पुरुष के लक्षण, मतलब जिसकी जब जो है वात प्रकृति का जो पुरुष है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसमें है ये श्लोक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, अगर आपको याद करना हो तो कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है वात प्रकृति के मनुष्य। वात के गुण अनुसार अल्प केश युक्त, कृश तथा रूक्ष शरीर वाला, रूक्ष यानी ड्राई। वात प्रकृति के कैसे होते हैं, वो जो जिनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। ठीक है, शरीर वाला, वाचल, चपल तथा स्वप्न में आकाश देखने वाला, जिसे स्वप्न में यानी ड्रीम्स में क्या है, आकाश, आकाश यानी आसमान दिखाई देता है, में गमन करने वाला। सुश्रुत के अनुसार वातिक पुरुष बकरी, गीदड़, खरगोश, चूहा, ऊंट के स्वभाव वाला होता है, मतलब जो अधिक चंचल होता है बहुत ज्यादा, वो कैसा हो गया, हमारा वात प्रकृति का हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा कफ प्रकृति के पुरुष के लक्षण। अब जिसमें कफ प्रकृति है, मतलब जिसमें कफ दोष ज्यादा है, वो कैसा होगा, उसके लक्षण क्या होंगे। तो कफ प्रकृति में क्या होता है, कफ प्रकृति वाला पुरुष श्लेष्म गुण अनुसार गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग वाला, मतलब थुलथुला, स्निग्ध यानी चिकना,
जिसकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। केश वाला अत्यंत बलवान यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तथा स्वप्न में जलाशय, जलाशय यानी जिसे स्वप्न में क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा, देखने वाला होता है। सुश्रुत लिखते हैं कि कफ प्रकृति वाला पुरुष बाह्य इंद्र वरुण सिंह घोड़ा हाथी गौ सांड और गरुण हंस आदि के स्वभाव वाला होता है। मतलब जो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा होता है, अत्यंत थोड़ा सुस्त होता है, वो उसे क्या हम कहते हैं, कफ प्रकृति वाले पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी कौन सी प्रकृति, सत्व प्रकृति। गर्भदान काल पुंजीब पुंबीज एवं स्त्री बीज के मन बनाने वाले बीजांश के मन में सत्व रज या तम इन तीन गुणों में से जिस गुण की अधिकता होती है, इन प्रभाव मानसिक क्रियाओं पर सर्वाधिक होता है। मतलब सत्व प्रकृति, सत्व रज और तम 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, ठीक है। उसी के अनुसार मनुष्य की प्रकृतियां बनती हैं। ये प्रकृतियां 3 प्रकार की हैं, सात्विक, राजस और तामस, ठीक है। अब पहला आ जाता है सात्विक में क्या होता है, सात्विक प्रकृतियां जो है वो 7 प्रकार की होती है। बाह्य काय, महेंद्र काय, वरुण, कौबर्य, गर्वादक, याम्य काय, आकर्षक, ये सभी प्रकृतियां सात्विक मन की होती हैं। अब दूसरा है राजस प्रकृति। राजस प्रकृति कितनी है, 6 प्रकार की है। इसमें है आसुर काय, सर्प काय, शाकुन्य काय, राक्षस काय, पैशाच्य काय, प्रत्येक काय। राजस प्रकृति राजस मन के गुणों से युक्त होती है, जो मन के गुणों से युक्त होती है उसे हम कहते हैं राजस प्रकृति, ठीक है। तीसरी आ जाती है हमारी तामस। तामस के 3 भेद बताए गए हैं, पशु काय, मस्तक काय, वानस्पत काय। और तामस मन के गुण अनुसार तामस प्रकृति के लक्षण होते हैं, ठीक। ये आप अपना डिटेल में पढ़ लेना, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया है कि 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं इसमें, सत्व रज और तम, ठीक। अब आ जाता है प्रकृति ज्ञान की उपयोगिता। इसमें क्या है, प्रकृति जनित उक्त भावों में आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे अधिक आरोग्य एवं अस्वस्थ रूप का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति मतलब सबसे अधिक आरोग्य क्या रोग है उसमें अस्वस्थ है, ठीक है। दूसरा बताता है इसमें प्रकृति की उत्पत्ति जिस दोष से हुई है उसके प्रकोपवश हम आहार विहार के लिए प्रकृति का ज्ञान जरूरी है। मान लो अगर उसे वो कोई वातज प्रकृति का है तो हम उसके दोष को कैसे शांत करेंगे, उसी प्रकार के हमें आहार विहार मतलब उसकी डाइट रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसकी उपयोगिता बताई गई है। तो हमारा ये वाला चैप्टर गर्भोत्क्रांति वाला यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको दोबारा से फ्री होके बता दूंगी वो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एना का पोर्शन कवर करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे के क्वेरीज आ रही थी एना को लेके कि मैम आप एना का लेक्चर कब बताओगी, तो फिर मैं अब एना बताऊंगी, ठीक है, एना पढ़ाऊंगी मैं। थैंक यू।